नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे क्या सरकार लेगी इस बार 15 लाख करोड़ का कर्ज और क्या ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। एक नजर डालेंगे तेलंगाना के जातिगत सर्वे रिपोर्ट पर। बात करेंगे आज दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की। देखेंगे दिल्ली चुनाव के बीच छात्रों से क्या बोले पीएम मोदी और आखिर में बात करेंगे सांसदों को स्पीकर ने क्यों सुनाई खरी खरी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान। आज 1,63,00,000 लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़। वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के बाद गुकेश हारे पहला टूर्नामेंट। आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील चेस मास्टर्स में हराया। ये टाइटल जीतने वाले बने दूसरे भारतीय। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक हुआ पेश। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर है सख्त प्रावधान। बिहार के नवादा जिले में शादी के तुरंत बाद ट्रेनी एसआई ने कांस्टेबल पत्नी को मारा जोरदार थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन। पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पूर्वांचल की महिलाओं के एक समूह के साथ पहुंची। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास किया जमकर विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दखल नहीं दे सकते। लगातार संविधान का उल्लंघन करने का है दावा। बिहार के वैशाली जिले में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में समिति के मेंबर को आया गुस्सा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सिर पर मारा जूता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज के महाकुंभ में पहले चोरों ने कुंभ नहाकर धोए पाप, फिर डाला डाका, साफ कर दिया करोड़ों का माल। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रसिद्ध वांदकपुर स्थित जागेश्वर नाथ धाम मंदिर में बसंत पंचमी के दौरान भगदड़। 4 महिलाएं और एक बच्ची हुई घायल। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत। सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। बोले मेक इन इंडिया अच्छा लेकिन आइडिया फेल। वह ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मोदी 3.0 का पूर्ण बजट पेश हो चुका है और इसके साथ ही सरकार ने ये भी बता दिया है कि उसके पास कहां से कितना पैसा आएगा और ये खर्च कहां कहां किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते शनिवार को जो बजट 2025 पेश किया था उसका साइज 50,56,345 करोड़ रुपए है। अब इन सब के बीच बात करें सरकार की कमाई की तो सबसे ज्यादा उसके पास इनकम टैक्स और जीएसटी समेत अन्य करों से आएगा। अब आपको बताते चले कि लेकिन इसमें से 20% पैसा तो सिर्फ कर्ज चुकाने में ही खर्च होगा। यही नहीं, सरकार को करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी लेना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार किसे भारी भरकम ब्याज चुकाती है और कहां से ब्याज वसूल कर मोटी कमाई करती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सरकार ने बजट पेश होने के बाद जानकारी देते हुए पूरा हिसाब किताब भी बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बताया कि बजट में कुल राजस्व प्राप्ति 34,000 करोड़ रुपए है और बजट अनुमान 50 करोड़ 56 लाख है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को दिया जाने वाला आवंटन 14 करोड़ 22 लाख रुपए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11 करोड़ 54 लाख रुपए होने का अनुमान है। शेष फाइनेंस, स्मॉल सेविंग व अन्य स्रोतों से आ सकता है। इस तरह सकल बाजार उधारी 14 करोड़ 82 लाख रुपए होने का अनुमान है। वित्त मंत्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान है।
बता दें कि इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए ही सरकार उधारी लेती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 15,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कभी अपनी अदाओं से सबको क्लीन बोल्ड करने वाली ममता कुलकर्णी ने अब संन्यास ले लिया है। सालों तक वो इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रही हैं। फिर 24 साल बाद इंडिया लौटी तो महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर लोगों को खुशी कम और निराशा ज्यादा हुई। कई साधु संतों ने भी ममता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बाद में किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने उन्हें इस पद से बर्खास्त कर दिया। ममता पर आरोप लगे कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें कितनी सच्चाई है, ममता ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उनका कहना यह है कि ये गलत आरोप है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। 10 करोड़ तो दूर की बात है, उनके पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। ममता ने आपकी अदालत शो में कहा कि मेरे पास 10 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं है। सरकार ने मेरे बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। आपको मालूम नहीं है मैं किस तरह से रह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, यूं ही मेरे आंसू नहीं निकलते। उन्होंने आगे कहा कि मैंने काफी त्याग किया है, किसी से 2 लाख उधारी लिए क्योंकि गुरुजी को दक्षिणा देनी होती है। ममता ने बताया कि उनके 3 अपार्टमेंट जर्जर हालत में है, उनमें दीमक लग गए हैं क्योंकि वे पिछले 23 सालों से बंद पड़े थे। इंडिया लौटने पर बोली कि मैं 23 साल तक इंडिया नहीं आई थी। मैंने संकल्प लिया था कि जिसने मुझ पर आरोप लगाया वो पहले कोर्ट केस खत्म करना होना चाहिए। ममता पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। बता दें कि 1992 में फिल्म तिरंगा से उन्होंने डेब्यू किया था। उनकी हिट मूवीज में वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी शामिल है। मैं बता दें कि साल 2000 में उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। वहीं तेलंगाना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है, जो राज्य की कुल 3 करोड़ 70 लाख का सबसे बड़ा हिस्सा है। जनसंख्या के लिहाज से पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग और अन्य जातियां, मुसलमानों में पिछड़ी जातियां शामिल है। राज्य में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वेक्षण से ये जानकारी मिली है। सर्वेक्षण करने वाले राज्य योजना विभाग ने रविवार को राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट 4 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश की जाएगी। उसी दिन इसे बहस के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। संख्या के लिहाज से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 61 करोड़ 84 लाख 319, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 37 करोड़ 5 लाख 929, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 1 करोड़ 64 लाख 9,179 है। बता दें, रेड्डी ने रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सर्वेक्षण में जनसंख्या का 96.9% को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 3.1% आबादी इस सर्वेक्षण से बाहर रह गई क्योंकि वे या तो उपलब्ध नहीं थे या उन्होंने इसमें भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने की ये प्रक्रिया और रिपोर्ट तेलंगाना सरकार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है जो देश के सामाजिक इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के समय व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। ये सर्वेक्षण 6 नवंबर 2024 से 50 दिनों में किया गया है। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मिल्कीपुर में भी बीजेपी की ओर से पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कैंप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में प्रचार का अंतिम दिन रोड शो और रैलियों का होने जा रहा है। जी हां, बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समेत तमाम नेता प्रचार के मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी की 9 रैलियां और रोड शो का कार्यक्रम अंतिम दिन के लिए तय है।
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह भी रोड शो और जनसभाएं कर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आएंगे। दोपहर में छतरपुर में अरविंद केजरीवाल की सभा होगी। कालकाजी में आतिशी के समर्थन में रोड शो होगा। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया की बाइक रैली निकलेगी। संजय सिंह भी 3 चुनावी सभाएं करेंगे। भगवंत मान दिल्ली में आज 4 सभाएं करेंगे। किराड़ी में टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पीएम मोदी ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान कुछ छात्र एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पीएम मोदी उनसे बात कर रहे थे। पीएम मोदी ने छात्रों से बात करते हुए दिल्ली सरकार पर कई हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा, मैंने सुना है कि दिल्ली में वे बच्चों को 9वीं कक्षा के बाद आगे नहीं जाने देते हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे जाने दिया जाता है जिनके पास होने की गारंटी होती है, क्योंकि अगर उनका रिजल्ट खराब हुआ तो उनकी सरकार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। इसीलिए बहुत बेईमानी से काम किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को बराबर मौके देने के बजाय कमजोर छात्रों को सिर्फ अपने बहुप्रचारित शिक्षा मॉडल को बढ़ावा देने और पार्टी को अच्छी छवि दिखाने के लिए रोका जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदले में पार्टी युवा छात्रों के जीवन के साथ खेल रही है और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रही है। छात्रों के एक ग्रुप से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि जब तक छात्र ये वादा नहीं करते वे बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तब तक सरकारी स्कूल कमजोर छात्रों को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देने से रोकते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी रविवार को आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के जरिए किए गए बड़े बड़े दावे एक दिखावा है और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शीला दीक्षित के कार्यकाल की तुलना में अभी सरकार में कक्षा 12 के स्नातकों की तादाद में गिरावट आई है। कांग्रेस ने कहा कि वे अपने शिक्षा मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही बताता है। संसद में आज बजट सत्र के तीसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। वहीं बीते कुछ दिन पहले महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हावी होते नजर आ रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वे सरकार से कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी करने की मांग कर रही है। हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को खरी खोटी सुनाई है। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दल महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे सांसदों से कहा कि अगर जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है तो वे यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि इस विषय का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किया था। आप लोग अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये विषय रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही काम करिए और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री जवाब दो और मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगाए। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इस घटना में मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बताया है। वहीं ये तो थी आज की हमारी बड़ी खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।